नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सहार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में अपने 2 से 3 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं और यहाँ पे अपन थोड़ा लेंदी लेके चल रहे हैं क्योंकि अपने एमपीएसआई को भी टारगेट कर रहे हैं, एमपीपीएससी को भी, एमपी सेट को भी और यूजीसी नेट को भी। क्लियर? तो यहाँ पे भाई आपको जुड़े रहना है और जितनी भी एग्जाम है सबको आपको काम देना ही है। क्लियर? तो यहाँ पे अंतिम क्लास में अपन ने बातचीत करी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन ने पढ़ क्या क्या चुके हैं। तो पहले वापस से वो देख लो कि खोज अपन ने हेडिंग दी थी, उसके बाद नामकरण के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, विस्तार के बारे में अपन देख चुके हैं, आर्थिक क्षेत्र अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि यहाँ पे अपन सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे और अंतिम क्लास में अपन ने 1 से 2 पॉइंट के बारे में चर्चा भी कर ली थी। उनको अपन वापस से रिपीट करते हैं और वापस से आपको सभी को हेडिंग देनी है भाई सामाजिक स्थिति। और जो भी अपन ये क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सभी एग्जाम में काम देने वाले हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अपनी एक और वीडियो हो सकता है कि कल और लग जाए। तो 4 से 5 घंटे में सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी डाटा है वो सारा का सारा मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी है। क्लियर है सभी को? चलो, तो यहाँ पे अपन लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी, पहले पेन सेट कर लेते हैं भाई। चलो, तो लास्ट क्लास में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा क्या था। तो यहाँ पे अपन ने कल बिंदु में चर्चा की थी। तो यहाँ पे पहला बिंदु अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में अपन देखते हैं कि 4 वर्ग निवास करते हैं और 4 वर्ग वैसे ही अपन देखते हैं कि ब्राह्मण हो गया, शूद्र, ये अपन जो पूरी चेन बना रखी है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो 4 वर्ग अपन ने देखा है कि समाज में 4 वर्ग निवास करते थे। अब ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो अपन ने देखा है कि विद्वान, इसकी तुलना भैया पुरोहित से कर सकते हो या ब्राह्मण से कर सकते हो। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि योद्धा के पश्चात अपन देखते हैं यहां पे व्यापारी या फिर वणिक। उसके बाद अपन देखते हैं कि अन्य या फिर श्रमिक। तो अपन ने पहला बिंदु क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में कौन कौन से वर्ग निवास करते हैं। तो अपन ने क्या देखा है कि 4 वर्गों की चर्चा करी है अपन ने। अब यहाँ पे आधुनिक समाज की बातचीत करने से प्राचीन भारत में मुख्यतः अपन क्या पढ़ते हैं भाई? ब्राह्मण, उसके पश्चात क्षत्रिय, उसके पश्चात वैश्य, उसके पश्चात अपन देखते हैं कि शूद्र। इनकी अपन ने चर्चा करी है कि भाई ये 4 वर्ण होते हैं जो समाज में निवास करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सिर्फ जो व्यक्ति ब्राह्मण था तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अपन क्या यूज करते थे भाई? ब्राह्मण शब्द। लेकिन वर्तमान में अपन ने क्या देखा है? उदाहरण के लिए भाई शर्मा, द्विवेदी या फिर त्रिवेदी या फिर चतुर्वेदी। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि आज अपन ने देखा है कि ब्राह्मण समाज को अपन ने अनेक जातियों में विभाजित कर दिया, लेकिन निकले किससे हैं भाई? ब्राह्मण से। ऐसे ही फिर मान लो कि अपन क्षत्रिय वर्ग की बात करते हैं तो क्षत्रिय वर्ग में कौन कौन अपन देखते हैं? उदाहरण के लिए राजपूत, उसके बाद अपन देखते हैं कि राठौर, उसके बाद अपन देखते हैं कि भाई परमार या फिर उसके पश्चात चंदेल। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि वैश्य वर्ग क्या करता है। तो अपन ने क्या देखा है कि वैश्य वर्ग के द्वारा क्या किया जाता है भाई? व्यापार कार्य किया जाता है। अब व्यापार कार्य के लिए अपन कौन कौन से देख सकते हैं? उदाहरण के लिए अपन देखते हैं भाई जैन, अग्रवाल, नेमा, सोनी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि शूद्र वर्ग में अपन ने देखा है कि जो उदाहरण के लिए भाई लोहार का कार्य करे या फिर बोल सकते हैं कि भाई बढ़ाई का कार्य करे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि वर्तमान समाज में भी जो अपन देखते हैं कि पूरी की पूरी संरचना है, लेकिन अपन ने इस वर्ण को क्या कर दिया है कि जातियों में कन्वर्ट कर दिया है पूरी तरीके से। क्लियर? तो अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज हो, प्राचीन भारत का समाज हो या वर्तमान समाज हो, इन 4 वर्गों से ही अपन ने देखा है कि सबकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा कोई भी ऐसा जात या सरनेम नहीं है जो इनसे अलग हो। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या समझा है? तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी 4 वर्ग निवास करते थे। कितने वर्ग निवास करते थे भाई? 4 वर्ग निवास करते थे। क्लियर? उसके बाद अपन देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या सिंधु घाटी समाज है, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि ये समाज अपने आप में शांति प्रिय समाज था। शांति प्रिय समाज था।
साथ ही साथ अपन देखते हैं कि इस समाज में मातृ पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी कारण से अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को मातृ सत्तात्मक समाज कहा जाता है। कौन सा समाज कहते हैं भाई? मातृ सत्तात्मक समाज। चीजें क्लियर? तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि अगले बिंदु की अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहले बिंदु अपन ने देखा है कि समाज में कितने वर्ग निवास करते हैं? तो भाई 4, विद्वान या ब्राह्मण, योद्धा, व्यापारी या फिर अन्य या फिर श्रमिक। ये समाज अपने आप में कैसा था भाई? ये शांति प्रिय समाज था। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे मातृ पूजन के संकेत अपने को देखने को मिलते हैं। इसी कारण से अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज अपने आप में कैसा था? तो एक मातृ सत्तात्मक समाज था। उसी प्रकार यहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ पशु बलि के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं या फिर सती प्रथा के भी साक्ष्य अपने को देखने को मिलते हैं। तो उदाहरण के लिए अपन ने क्या देखा है कि लोथल से हमें युगल समाधान पद्धति के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पे युगल मतलब 2 व्यक्तियों के शव को एक साथ अपन ने क्या बोला है कि भाई जलाया गया। तो यहाँ पे इसके संकेत मिलते हैं कि भाई इस काल में सती प्रथा भी होती थी। जैसे आप सभी जानते हैं कि भाई सती प्रथा में क्या होता है कि किसी वर की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी वाइफ होती है तो उसको भाई अग्नि में दाह कर दिया जाता है। तो उसी को अपन ने क्या बोला है भाई? सती प्रथा। और इसके सर्वप्रथम अपने को उल्लेख कहाँ पे मिलते हैं? तो भाई एरण अभिलेख में अपने को देखने को मिलते हैं इसके साक्ष्य पूरी तरीके से। और एरण वर्तमान में कहां पे? तो भाई अपने सागर में। तो इसकी जानकारी अपन एकत्रित करेंगे ठीक से। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है? उसी प्रकार अब यहाँ पे अपन ने देखा है कि भाई सामाजिक स्थिति या समाज में क्या क्या कार्य होता था। तो अपन ने देखा है कि भैया मनोरंजन के लिए क्या क्या किया करते थे? मनोरंजन के लिए, तो ये मनोरंजन के लिए शिकार के बाद अपन ने क्या बोला है कि यहां से भैया हमें शतरंज, इसको मिटा देते हैं भाई। तो यहां से अपन ने क्या देखा है कि यहां से हमें शतरंज का बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। तो ये शतरंज का बोर्ड आपको कहां से मिला है? तो भाई लोथल से प्राप्त हुआ है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि ये लोग अपने समाज में मनोरंजन के लिए तो शिकार करते थे, शतरंज का बोर्ड भी प्राप्त हुआ है, मतलब शतरंज का इनको ज्ञान प्राप्त था। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि पासे का खेल भी ये खेला करते थे। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे ये लोग शिकार का कार्य करते थे। उसी प्रकार शतरंज बोर्ड के बारे में चर्चा की है। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि पासे के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पहली भी बात तो यही आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज अपने आप में कैसा था। तो अपन ने क्या देखा है कि भाई मातृ सत्तात्मक समाज है। अब ये मातृ सत्तात्मक समाज उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि वर्तमान समाज अपने आप में पितृ सत्तात्मक है। अब पितृ सत्तात्मक का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक परिवार या प्रत्येक समाज में किस वर्ग की चलनी है? तो भाई पुरुष वर्ग या पिता वर्ग की चलनी है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका अपोजिट अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि ये समाज अपने आप में कैसा है? तो मातृ सत्तात्मक। और यहाँ पे माता की चला करती थी। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये सती प्रथा के साक्ष्य आपको कहाँ देखने को मिलते हैं भाई? लोथल में। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सती प्रथा के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से देखने को मिलते हैं? तो कहां से देखने को मिलते हैं भाई? लोथल से। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि शिकार और पाशा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई शतरंज का जो बोर्ड है, शतरंज का बोर्ड कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसके भी साक्ष्य हमें कहां से देखने को मिलते हैं? तो लोथल से हमको देखने को प्राप्त होते हैं। चीजें क्लियर है? उसी प्रकार अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर मान लो मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे भाई मृत्यु लिख दिया। तो यहाँ पे कौन कौन सी पद्धति होती थी? तो यहाँ पे क्या लिख दिया भाई मैंने? मृत्यु की पद्धति में किस किस का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा? पहला पूर्ण समाधान पद्धति, जो कि सर्वाधिक प्रचलित थी, सर्वाधिक प्रचलित थी।
उसी प्रकार अपन ने यहां पे क्या देखा है कि यहां पे आंशिक शवाधान पद्धति के भी साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, के भी साक्ष्य में यहाँ पे प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे दाह संस्कार का भी प्रचलन था, क्लियर सभी को। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में अपन ने क्या देखा है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकते हैं। तो पहली चीज अपन ने क्या देखी है कि समाज में 4 वर्ग रहते हैं। कोई सा ही समाज हो भाई, 4 वर्ग तो रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर, कौन कौन से अपन ने वर्तमान में भी तुलना करके देखी है अपन, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और अन्य, या फिर श्रमिक वर्ग। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज अपने आप में कैसा समाज था, एक शांति प्रिय समाज था, ना कि एक लड़ाकू समाज था। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे मातृ पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य अपने को देखने को मिलते हैं। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का समाज अपने आप में कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था। और यहाँ पे मनोरंजन के लिए समाज में किन किन चीजों का प्रयोग होता था, तो अपन ने क्या बोलते हैं भाई, शिकार करते थे। उसके बाद ये शतरंज का बोर्ड यहाँ से प्राप्त हुआ और पासा के खेल भी यहाँ पे खेले जाते थे। तो शतरंज का बोर्ड आपको कहां से मिला है, तो लोथल से। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की पद्धति कौन कौन सी हुआ करती थी, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि मृत्यु की 3 पद्धति अपने को देखने को मिलती है। पहली कौन सी, पूर्ण शवाधान पद्धति, दूसरी आंशिक शवाधान पद्धति, और तीसरी दाह संस्कार का प्रचलन भी यहाँ पे था। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी समाधि या मौत या मृत्यु की प्रचलन पद्धति थी, तो आपको टिक क्या करना है भाई, पूर्ण समाधान पद्धति। क्लियर। इसके साइड में अपन लिख दिया है कि भाई सर्वाधिक प्रचलित। क्लियर है सभी को भाई, फटाफट छापो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हो गया सभी का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब ये जो अपन ने यहाँ पे लिखा है, जो पॉइंट वाइज अपन लिख रहे हैं भाई, इसी का आगे लिखना है आप सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि इस बार आपको याद है कि एमपीएसआई जो एग्जाम होगी वो मेंस पैटर्न पे होने वाली। अब मेंस पैटर्न में होने वाली तो वैसे पे तुक्के नहीं पूछेगा, तो ये दिमाग में बैठाओ कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में जानकारी एकत्रित करो, 4 पॉइंट बना के दे देगा कि 4 में से 1 सही है, 2 सही है, या फिर 1 2 3 सही है, या 2 4 सही है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसी कारण से अपन डिटेल में लेके चल रहे हैं, और डिटेल में पढ़ लोगे तो इसके साथ साथ आपकी जो बाकी की एग्जाम है वो भी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। क्लियर है सभी को। चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं अपन, ये सामाजिक स्थिति में ही। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि यहाँ से हड़प्पा से हमें प्रसाधन सामग्री की जगह भी बॉक्स लिख लो, प्रसाधन बॉक्स की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहां पे अपन ने क्या देखा है कि जो आभूषण प्रिय समाज था, ये अपने आप में कैसा था, एक आभूषण प्रिय समाज था। आभूषण प्रिय समाज था। अब ये आभूषण धारण कौन कौन करते थे, तो अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे पुरुष के साथ साथ स्त्री दोनों आभूषण को धारण करते थे, क्लियर है सभी को। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि जब अपन ने शवाधान पद्धति के बारे में चर्चा करी थी, शवाधान पद्धति, तो इसके बारे में भाई आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 स्थल लिखे हैं, एक तो हड़प्पा और एक यहाँ पे लिखा है मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि हड़प्पा से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कब्रिस्तान R37, उसी प्रकार कब्रिस्तान H। यह दिमाग में बैठा लेना कि शवाधान पद्धति में अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब कब्रिस्तान के साक्ष्य अपने को कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई हड़प्पा से हमें साक्ष्य मिलते हैं, एक तो कब्रिस्तान R37 के। उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि कब्रिस्तान H।
आपको पूरा पॉइंट नोट करना है, क्लियर। और यहां से अपन ने मोहनजोदाड़ो क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे अपन ने क्या बोला है कि यहां से हमें कोई भी कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो मोहनजोदाड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अपन ने देखो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में जानकारी एकत्रित करी है। तो जैसे ही मान लो कि अपने समाज में आसपास क्या होता है, ऐसे याद कर लो। पहली चीज अपन ने क्या बोला है कि भाई हमारे समाज में 4 वर्ग निवास करते हैं। इन्हीं 4 ही वर्गों से अपन ने क्या बोला है कि अनेक जातियों की उत्पत्ति होगी। जैसे अपन ने अभी समझा था कि ब्राह्मण हो या फिर राजपूत समाज हो या फिर अग्रवाल हो या सोनी हो या फिर जैन हो, तो ये अपन ने चर्चा कर चुके हैं। फिर दूसरी चीज अपन ने क्या बोली है कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता या फिर अपना जो समाज है, ये मनोरंजन के लिए कौन कौन से कार्य किया करता था। तो उदाहरण के लिए अपन ने बोल दिया कि भाई अपन इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी ऐसे चीज कर रहे हैं जो मनोरंजन के लिए थे। तो उस काल में मनोरंजन के साधन कौन कौन से हुआ करते थे, तो अपन ने क्या देखा है कि एक तो पासा की प्राप्ति हुई है, शतरंज के बोर्ड की प्राप्ति हुई है और शिकार कार्य किया करते थे। क्लियर है सभी को। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि वर्तमान समाज भी अपना शांति प्रिय समाज है। क्लियर। और उस काल में भी समाज क्या होता था, अपने आप में शांति प्रिय समाज था। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे भी अभी वर्तमान समाज में भी किसी की मृत्यु होती है, तो अपन ने क्या देखा है कि हिंदू समुदाय में क्या बोलते हैं, भाई दाह संस्कार कर दो। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि मुस्लिम समुदाय या ईसाई समुदाय में क्या बोला जाता है कि इसको दफना दो। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि पारसी समुदाय में क्या होता है कि आंशिक शवादन करें, मतलब आधे शरीर को जमीन के अंदर करना है और आधे शरीर को बाहर करना है। तो यहाँ पे क्या है कि कमर तक के हिस्से को जमीन के अंदर और बाकी को बाहर रखा जाता है। अब ये कारण क्या है, तो ये ऐसा मानते हैं कि पारसी समुदाय में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे भाई व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात ये भाई कहीं भूत ना बन जाए, जो कि अंधविश्वास को प्रचलित करता है। क्लियर है सभी को। तो ये समाज से अपने समाज की तुलना कर लो तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी। कभी रटते रहोगे तो भाई किस्सा खत्म हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कुछ यहाँ पे पशु बलि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। पशु बलि के साक्ष्य भी यहां से हमें प्राप्त होते हैं, जो कि इस समाज में अंधविश्वास को दिखाता है, अंधविश्वास को दिखाता है। चीजें क्लियर है भाई सभी को। फटाफट भाई इसको नोट कर लो जल्दी से। जो भी अपन ने यहाँ पे लिखा है तो सामाजिक स्थिति के बारे में अपन ने जानकारी एकत्रित करी है। फटाफट भाई इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नोट हो गया सभी का। बढ़े आगे देख ले भाई, पहले वीडियो रिकॉर्ड हो रही भी है या नहीं। चलो नेक्स्ट और अंतिम बिंदु यहाँ पे और लिख लो कि यहाँ पे भाई हमें चोहंदड़ू से हमें लिपस्टिक ठीक से लिखते हैं भाई। तो यहां से अपन ने क्या देखा है कि भाई लिपस्टिक के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहा है। चीजें क्लियर है। चलो भाई फटाफट इसको देख लेते हैं कि हड़प्पा में हमें प्रसाधन बॉक्स या फिर बोल सकते हैं भाई मेकअप किट की प्राप्ति भी कहां से हो रही है, हड़प्पा से। यही पीटी के फैक्ट बनेंगे सीधे सीधे। ये समाज अपने आप में क्या था, एक आभूषण प्रिय समाज था, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों धारण किया करते थे। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे जो शवदान पद्धति है, तो हड़प्पा में अपने को कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य मिले और यहाँ पे कब्रिस्तान एज के साक्ष्य मिलते हैं। उसी प्रकार ये दिमाग में बैठा लेना कि मोहनजोदाड़ो में कब्रिस्तान के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। क्लियर। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे हमें पशु बलि के भी साक्ष्य प्रतीत होते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में अंधविश्वास को उजागर करते हैं। और अंतिम चीज यहाँ पे क्या लिखी है भाई, चोहंदड़ों से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए, लिपस्टिक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर है सभी को। बढ़े आगे। तो यहाँ पे भाई अपन ने समाज के बारे में चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर। चलो भाई
क्लियर। अब यहाँ पे अपन देखते हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित की। अब उसी प्रकार अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भाई धार्मिक स्थिति क्या हुआ करती थी, क्योंकि पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो चीजें आसान रहेगी याद करने के लिए। और यहाँ पे भाई आप तुलना भी कर सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक क्षेत्र में ये हुआ, समय के साथ वैदिक काल में क्या बदलाव हुआ। जैसे वर्तमान समाज में आज अपन देखते हैं कि उदाहरण के लिए फिर मान लो पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, लेकिन आज अपन देखते हैं भाई पक्की सड़क हो रही है, और उसी के पश्चात हो सकता है कि भाई और कोई सी तकनीक आ जाए। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि भाई सड़क का नाम थोड़ी बदला, सिर्फ तकनीक में बदलाव हुआ। ऐसे क्षेत्रों में देख लो कि राजनीतिक क्षेत्र अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा है, तो वर्तमान की राजनीति इसको जोड़ के देखो तो चीजें आसानी से याद हो सकती है। चीजें क्लियर है भाई सभी को। चलो अब यहाँ पे हेडिंग देना सभी कि धार्मिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करनी है भाई। धार्मिक स्थिति, अब धार्मिक स्थिति के बारे में अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लौकिक जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे भाई? लौकिक जीवन व्यतीत करते थे, ना कि पारलौकिक। अब ये क्या होता है भाई, समझते हैं अपन। अब यहाँ पे लौकिक जीवन का अर्थ क्या है कि जिसको सिर्फ इस जीवन से मतलब है। उदाहरण के लिए अपन क्या बोलते हैं कि जैसे गीता जी में भाई एक मिलता है सिद्धांत कर्म का सिद्धांत। क्या सिद्धांत मिलता है भाई? कर्म का सिद्धांत। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि वर्तमान समाज में कि ऐसा बोला जाता है कि भाई आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको कहाँ जाने को मिलेगा भाई? स्वर्ग में। उसी प्रकार भाई आपके बुरे कर्म होंगे तो आपको कहाँ जाने को मिलेगा भाई? नरक में। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कोई सी भी कहानी नहीं हुआ करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन कैसे जीते थे कि इस लोक की बात कर लो भाई कि इस लोक में क्या क्या समस्या और उसका समाधान प्रस्तुत कर ले। पारलौकिक जीवन के बारे में मत सोचो कि इस जीवन के पश्चात आने वाले जीवन में क्या होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि लौकिक जीवन व्यतीत करते थे, ना कि पारलौकिक जीवन। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पर धार्मिक तत्व मौजूद थे। धार्मिक तत्व मौजूद थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। क्लियर सभी को? अब इसका मतलब क्या होता है ये अपन आगे देखेंगे। उसी प्रकार धार्मिक स्थिति के रूप में अपन देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे वृहद स्नानागार, पुरोहित आवास। उसी प्रकार यहां पे अपन ने देखा है कि भाई योगी की मूर्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई मोहनजोदाड़ो से अपने को क्या क्या मिल रहा है। तो पहली बात तो अपन ने क्या बोला है कि वृहद स्नानागार। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि पुरोहित आवास। और उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि योगी की मूर्ति यहाँ पर प्राप्त अपने को देखने को मिलती है। तो धार्मिक स्थिति के बारे में अपन ने क्या देखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जीवन कैसा व्यतीत करते थे? लौकिक जीवन। कि अपना अभी जन्म हुआ तो अपन अभी देखते हैं कि भाई क्या है कि परलोक मतलब इस लोक से अदर अपनी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा तो इसकी जानकारी एकत्रित नहीं करते थे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि धार्मिक तत्व मौजूद तो थे। अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पे मूर्ति पूजा के साक्ष्य अपने को देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि ये तत्व अपने आप में वर्चस्वशाली नहीं हुआ करते थे। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि मोहनजोदाड़ो से हमें वृहद स्नानागार की प्राप्ति हो रही है। उसी प्रकार पुरोहित के आवास की प्राप्ति हो रही है और योगी की मूर्ति की प्राप्ति भी हो रही है। और इसी काल में अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे मात्र देवी का प्रचलन था, या फिर बोल सकते हैं भाई पूजा का प्रचलन था। मात्र देवी की पूजा का प्रचलन था। इसी कारण से इस समाज को अपन ने क्या लिखा है समाज में? मात्र सत्तात्मक समाज।
क्लियर सभी को? तो यहाँ पे सर्वाधिक प्रचलन में कौन को देखा जाता है? तो भाई मात्र देवी का यहाँ पे प्रचलन था, और इसी कारण से अपन ने क्या बोल दिया कि ये समाज अपने आप में क्या है, मात्र सत्तात्मक समाज है। उसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो है, यहां से हमें योगी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है, जिसे मार्शल के द्वारा, जॉन मार्शल मतलब पूरा नाम, जॉन मार्शल के द्वारा पशुपात शिव की संज्ञा दी गई है, पशुपात शिव की संज्ञा दी गई है। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि धार्मिक स्थिति के बारे में क्या जाना है? तो पहली चीज अपन ने कि लौकिक जीवन जीते थे, उसी प्रकार यहाँ पे धार्मिक तत्व मौजूद थे, इसी कारण तो इनकी पूजा हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये वर्चस्वशाली नहीं हुआ करते थे। उसी प्रकार यहाँ पे मोहनजोदाड़ो से कुछ साक्ष्य मिले हैं, बृहद स्नानागार, पुरोहित आवास और योगी की मूर्ति। तो यहाँ पे मात्र देवी की पूजा का प्रचलन था, इसी कारण से इस समाज का नाम क्या दे दिया, मात्र सत्तात्मक समाज। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो से आपको क्या मिला है भाई, एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे जॉन मार्शल के द्वारा पशुपात शिव की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है भाई? पशुपात शिव की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ पे और पूजनीय चीजें क्या क्या होती थी। तो अपन ने क्या बोला है कि भाई यहाँ पे पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी, पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी। उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि नाग पूजा होती थी, और नाग पूजा होती थी, पृथ्वी पूजा होती थी, पृथ्वी पूजा होती थी, जिसके साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं भाई? हड़प्पा से देखने को मिले हैं। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे पहली चीज अपन ने क्या बोला है कि अपन ने क्या बोला है कि पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि नाग की पूजा होती थी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि पृथ्वी की पूजा भी यहाँ पर हुआ करती थी। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई स्वास्तिक की भी पूजा होती थी, स्वास्तिक, लिखना भाई इसको पूरा, स्वास्तिक की पूजा, स्वास्तिक की पूजा भी यहां पर अपने को देखने को मिलती है। चीजें क्लियर है भाई सभी को? तो धार्मिक स्थिति के बारे में ये चीजें अपन ने जानकारी प्राप्त करी है। फटाफट छापते जाओ भाई इसको और याद करते जाओ, आसान है सारी चीजें। चलो भाई छापो भाई, फटाफट छापो इसको। तो धार्मिक स्थिति के बारे में भाई जान लिया अपन ने पूरी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बड़े आगे भाई। तो यहाँ पे अब बताओ कि अपन ने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली। तो सबसे पहले बताना भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने क्या देखा है। सबसे पहले अपन ने इसकी खोज के बारे में चर्चा करी थी, खोज में किसी को समस्या। उसके बाद अपन ने नामकरण के बारे में चर्चा की, नामकरण के बाद अपन ने विस्तार के बारे में चर्चा की, विस्तार के बाद फिर अपन ने क्या देखा है कि भाई आर्थिक क्षेत्र या फिर राजनीतिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करी थी। पहले अपन ने राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि भाई धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी, धार्मिक स्थिति के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि भाई आर्थिक स्थिति के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, आर्थिक स्थिति के बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार अपन ने ये सारी चीजें कर ली। सामाजिक स्थिति के बारे में भी चर्चा कर ली अपन ने, सामाजिक स्थिति के बारे में भी चर्चा हो गई है भाई। तो मुख्य जितनी भी बातें थी अपन यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को अन्य चीजों के बारे में देखना है। अब ये अन्य में क्या क्या, उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि यहाँ पे लिपि या लेखन का विकास हुआ था या नहीं। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ पे उदाहरण के लिए कि यहाँ पे जो मूर्तियां बनती थी, तो मूर्ति निर्माण के कैसे क्या साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे मूर्ति बनती थी या नहीं बनती थी, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। पूरी मूर्ति कला के बारे में इसकी चर्चा करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे अभी वर्तमान में अपने कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। एक तो लिपि के बारे में अपने को जानकारी एकत्रित करनी है, मूर्ति कला के बारे में अपने को जानकारी एकत्रित करनी है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अपने को जैसे कि इसके पतन, तो ये पतन कैसे क्या हुआ, इसके पतन के पूरे में जानकारी एकत्रित करनी है। उसके बाद फिर अपन और कुछ भी छूटेगा तो भाई इसको अपन अन्य में छाप लेंगे। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे अपन सिंधु घाटी सभ्यता को भाई बहुत डीप में पढ़ लिया है पूरा तरीके से। अब इसके आपको क्वेश्चन लगाना और यहाँ पे साथ में जुड़े रहना है। जब भी अपन प्रैक्टिस शीट सोल्व करेंगे तो ये सारी चीजें आपको आसान लगने लगेगी। क्लियर? बस साथ में नोट बनाते चलना, फिर बोल रहा हूं मैं आप सभी को।
चलो भाई नेक्स्ट, अब यहाँ पे अपन चर्चा किसकी करते हैं भाई? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि या लेखन का विकास हुआ था। यार लिपि या लेखन का विकास, ये हेडिंग देनी है भाई सभी को, लिपि या लेखन का विकास। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि लिपि, जैसे कि अपन ने बार बार ये चीजें पढ़ चुके हैं या फिर बोल भी चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने क्या देखा है कि एक लिपि तो प्राप्त होती है, लेकिन इस लिपि को वर्तमान 2025 तक भी अपन पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए। हो सकता है कि इस लिपि को अपन पढ़ ले तो अपना इतिहास और प्राचीन हो जाए। जैसे वर्तमान में अपन क्या देखते हैं कि अपने जो प्राचीन इतिहास है इस पे अपन कहीं ना कहीं अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है इस पे अपन प्राउड फील कर रहे हैं। वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि निरंतर खोजें हो ही जा रही है। उसी प्रकार जैसे अभी करंट का एक साक्ष्य है कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा भी मिला है कि भाई यहाँ पे परमाणु बम से हमला हुआ था, परमाणु बम से हमला हुआ था, क्योंकि यहां से हमें अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भाई बाढ़ आती है और एकदम से पतन हो जाता है, तो इसके साक्षी प्रस्तुत है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि वर्तमान में और भी खोजें चल रही है कि जो भी यहाँ पे अपने को जला हुआ पदार्थ प्राप्त हुआ है तो इतना भयंकर कैसे जल सकता है। तो यहाँ पे भैया तथ्य के रूप में है, अपन आगे पढ़ेंगे जब इसको पूरी जानकारी अपने को इसके बारे में मिलेगी। क्लियर? तो वर्तमान में अपन भाई लिपि के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है, तो लिपि हमें कहां कहां से प्राप्त होती है? तो अपन देखते हैं भाई मोहर से और मधभांड से। मधभांड मतलब वही अपने बर्तन वगैरह, मोहर और मधभांड से इसके साक्ष्य की प्राप्ति होती है, हमें साक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता है तो इस लिपि के अपने को साक्ष्य कहां से मिले? तो अपन देखते हैं भाई इस जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तो इस लिपि की खोज 1853 में हुई। कब हुई खोज? 1853 में। उसी प्रकार अपन ने इसको प्रकाशित कब करा? तो इसको प्रकाशित अपन ने 1923 में करा। कब प्रकाशित करा भाई? 1923 में। चीजें क्लियर सभी को? उसी प्रकार अपन देखते हैं कि जहां पे अपने को ये लिपि या लेखन का विकास देखने को मिलता है तो यहाँ पे जो लिपि अपने प्राप्त हुई है तो भाई इस लिपि का नाम क्या है? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि लिपि का नाम क्या है भाई? भाव चित्रात्मक लिपि या फिर वास्ट्रोडम लिपि। चीजें क्लियर भाई सभी को? सारा लिंक है। पहली चीज के भाई लिपि आपको मिल गई तो कहां से मिली? तो अपन ने देख लिया भाई ऐसे ही बोलते जाओ, मोहर से या फिर मधभांड से। क्लियर सभी को? अब ये जो लिपि मिली है हमें तो यहाँ पे भाई इस लिपि को आपने खोजा कर तो अपन ने बोला भाई 1853 में इसकी जानकारी मिलती है। इसको प्रकाशित कब करा? तो अपन ने बोल दिया भाई 1923 में प्रकाशित कर दिया। और प्रकाशित कर दिया तो लिपि है, इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो नाम में अपन ने क्या लिख दिया भाई? भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि है भाई? भाव चित्रात्मक लिपि। और इसका एक और नाम क्या है? तो वास्ट्रोडम लिपि। अब इस लिपि में होता क्या था? तो भाई इस लिपि के बारे में अपन जानकारी एकत्रित करते हैं। तो ये लिपि अपन ने क्या बोला है कि भाई दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, दाएं लिखी जाती थी। अब इसका मतलब क्या है भाई? जैसे अपन ने क्या देखा है कि वर्तमान में अपन क्या करते हैं, जैसे मान लिया अपना पेपर है तो यहां से भी अपन ने लिखना चालू करा, ये एक लाइन पूरी लिख दी, उसके बाद फिर वापस से यहाँ पे एक और लाइन लिखते हैं, उसके बाद फिर एक और लाइन लिखते हैं, तो इसे क्रम से अपन पूरा पेज भर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे क्या लिखते थे? तो अपन ने क्या बोला है कि ये व्यक्ति दाएं से शुरू होते थे तो यहां से लिखना चालू करते थे, तो यहां से लिख दिया, फिर ये क्या करते थे? फिर ये बाएं से लिखना चालू कर देते थे, फिर ये दाएं से लिखना चालू करते थे, फिर ये बाएं से लिखना चालू करते थे। तो ऐसे ये लिखा करते थे। लेकिन वर्तमान में अपन क्या करते हैं भाई? पूरी लाइन कर दी, उसके बाद फिर लाइन करी, ऐसे करते थे। क्लियर है सभी को? उम्मीद है कि भाई समझ गए होंगे। चलो भाई, तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है कि जो ये लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी इसे। क्लियर है भाई? तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि इस लिपि में मूलतः अक्षरों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? तो अपन ने क्या बोला है कि मूलतः हमें 64 अक्षरों की प्राप्ति होती है। और उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहां पर
अंग्रेजी के यू अक्षर, अंग्रेजी के यू अक्षर के सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं, सर्वाधिक, ठीक से लिखता हूं भाई, यू अक्षर के सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं, सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं। क्लियर। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि भाई पशुओं में यहां पे मछली की आकृति की सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं। भाई ये पूरा का पूरा ऐसा कैसे छाप लेना। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि लिपि के बारे में अपन ने चर्चा की है, और लिपि में अपन ने क्या देखा है कि लिपि अपनों को प्राप्त कहां से हो रही है, तो अपन ने देखा है कि मोहर से और गदभांड से। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि इस लिपि की खोज कब हुई है, तो 1853 में। इसे प्रकाशित कब करा है, तो 1923 में। क्लियर। और इस लिपि का नाम क्या है, तो अब इस लिपि का नाम अपन ने क्या देखा है कि भाई भाव चित्रात्मक लिपि, जो कि लिपि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उसके पश्चात बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। और यहाँ पे अक्षरों की मूलतः अपने को संख्या कितनी देखने को मिलती है, तो भाई अक्षरों की संख्या यहाँ पे हमें 64 अक्षरों की संख्या देखने को मिलती है। क्लियर सभी को। और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी के किस वर्ण का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलता है, तो कौन से वर्ण का, भाई यू अक्षर का। क्लियर है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि भाई पशुओं में या फिर जल में किन पशुओं की आकृति सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो भाई किसका नाम लेना है आपको, मछली का। क्लियर। और अक्षरों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 64। भाई छापो फटाफट, फिर अपन आगे के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। बड़े भाई आगे चलो बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन नोट करते जाना, फिर बोल रहा हूं। एक बार नोट्स बना लो तो सारी संतुष्टि हो जाएगी। उसके बाद बार बार आपको चीजें रिपीट नहीं करनी पड़ेगी कि यहां से डाटा इकट्ठा करें, वहां से डाटा इकट्ठा करें। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो अपन ने छोड़ा है उसके बारे में अपन लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने जो लिखा हुआ है, इसके बाद ही अपन अगली चर्चा कर रहे हैं। मतलब इसका एक और पॉइंट बना लेना बिल्कुल सीधा करके, जो भी आपके लाइन जा रही है। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे अपन ने लिपि के बारे में चर्चा की थी। तो अपन देखते हैं कि विश्व की प्राचीनतम लिपि क्यूनिफॉर्म थी, जिसका विकास सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया। आपको भी पूरा लिखना है ये। क्लियर। तो यहां पे अपन देखते हैं कि भाई विश्व की प्राचीनतम लिपि कौन सी है, तो अपन ने क्या देखा है भाई, क्यूनिफॉर्म लिपि। क्लियर। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो लिपि सिंधु लिपि आपको प्राप्त हुई है, सिंधु लिपि जो प्राप्त हुई है, तो इसकी अपन तुलना देखने को मिलते हैं। तुलना कैसी, जैसे अपन देखते हैं कि वेडल महोदय ने सिंधु लिपि की तुलना सुमेरियन लिपि से की। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहां पे प्राणनाथ राव ने सिंधु लिपि की तुलना ब्राह्मी लिपि से की। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि स्मिथ महोदय ने सिंधु लिपि की तुलना संस्कृत भाषा
की। क्लियर है भाई सभी को। और यहां पे अपन देखते हैं कि सिंधु लिपि का अपने को सबसे बड़ा अभिलेख हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, जिनमें अक्षरों की संख्या कितनी है भाई? 26 अक्षरों की प्राप्ति हमें देखने को मिलती है। चीजें क्लियर भाई? ये क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत डीप में जब चले जाए, जब पूछ ले कि सिंधु लिपि की तुलना संस्कृत भाषा से किस विद्वान ने की है भाई, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई स्मिथ महोदय ने। उसी प्रकार सिंधु लिपि की तुलना किस व्यक्ति ने ब्राह्मी लिपि से की है? तो अपन देखते हैं भाई किसने की है, तो प्राणनाथ राव ने। किसने की है? प्राणनाथ राव ने। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की तुलना सुमेरियन लिपि से किसने की है? सुमेरियन लिपि से किसने की है? तो अपन ने क्या देखा है कि भाई वेडल महोदय ने। चीजें क्लियर है भाई सभी को? ये डायरेक्ट आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बैठेंगे सीधे के सीधे। कभी लिपि से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर अब कहां जाएगा। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि इस लिपि में, सिंधु लिपि में जो सबसे बड़ा लेख अभी प्राप्त हुआ है, तो वो कहां से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। जिनमें अक्षरों की संख्या कितनी देखने को मिलती है? तो भाई 26 अक्षरों की संख्या अपने को देखने को मिलती है। भाई छापो इसको फटाफट, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। बहुत पढ़ना है भाई अभी तो। चलो भाई बढ़े आगे, देख लो भाई लिपि में अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो लिपि का पहली चीज कि भाई लिपि को आपको देखने को कहां मिला? तो मोहर और मृदभांड पर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। उसी प्रकार भाई ये मिल तो गया, तो इसकी खोज कब हुई? तो 1853 में। अब मिल भी गया तो उसको प्रकाशित भारत सरकार के द्वारा कब किया गया? तो 1923 में, या अंग्रेजों के माध्यम से। उसी प्रकार जो लिपि आपको मिली है, इसका नाम क्या रख दिया? तो भाव चित्रात्मक, क्योंकि यहाँ पे ये जो भाव हमें प्राप्त हुआ है वो चित्रों के माध्यम से हुआ, इसी कारण से इसका नाम अपन ने क्या रख दिया? भाव चित्रात्मक। अब ये लिपि अपने को मिली तो है, तो लिखी कैसी जाएगी? तो भाई दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। क्लियर सभी को? अब यहाँ पे टोटल अक्षरों की संख्या कितनी देखने को मिलती है? तो 64। उसी प्रकार अंग्रेजी के किस शब्द का सर्वाधिक यूज है? तो अपन ने बोला है कि यू अक्षर का। और किस की आकृति सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? मछली की। उसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि विश्व की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो क्यूनिफॉर्म लिपि है, जो कि किसके द्वारा? सोमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा विकसित की गई थी। उसी प्रकार सिंधु लिपि की अपन ने कुछ तुलना करी है, जैसे ब्राह्मी लिपि से किसने बोला है कि भाई समानता दर्शाती है? तो प्राणनाथ राव ने। उसी प्रकार संस्कृत भाषा से समानता, तो स्मिथ महोदय ने। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे कि सुमेरियन लिपि से तुलना किसने करी है? तो वेडल महोदय ने। ये दिमाग में रख लो भाई, एसआई में सीधे सीधे क्वेश्चन में बैठने वाले। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं। तो अब अपन यहाँ पे जानते हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर का प्रचलन था या नहीं? मोहर या फिर मुद्रा। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है? यहां से हमें चौकोर और वर्गाकार मोहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे अपन ने देखा था कि बड़ी बेलनाकार मुद्रा किसकी थी भाई? तो अपन देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की। तो भाई अपने यहाँ पे मुद्रा वगैरह थी या नहीं? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई हमारे यहाँ पे मुद्रा हुआ करती थी। जैसे अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे मुद्रा कैसी होती थी? एक तो चौकोर या आयताकार होती थी, और एक अपन ने क्या बोला है कि वर्गाकार होती थी। क्लियर? अब यहाँ पे अपन ने बोला है कि मोहर होती तो थी, लेकिन इनका निर्माण कैसे होता था? तो अपन ने क्या बोला है कि मोहर निर्माण सेल खेड़ी, जो कि एक हिसाब से बोल सकते भाई चूना पत्थर था।
सेलखेड़ी और तांबे से होती थी, तांबे से निर्माण होता था इनका। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि भाई मुद्रा भी थी, मुद्रा का आकार कैसा था, चौकोर था, वर्गाकार था। क्लियर? उसी प्रकार ये निर्मित कैसे होती थी, तो अपन ने देखा है कि भाई ये सेलखेड़ी से निर्मित होती थी। क्लियर? जो कि चूना पत्थर का ही एक रूप है, और दूसरा अपन ने क्या देखा है कि तांबे का। क्लियर? बढ़े आगे। अब यहाँ पे हमें सर्वाधिक मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? सर्वाधिक मोहर या मुद्रा, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई मोहनजोदाड़ो से। कहां से प्राप्त हुई है भाई? मोहनजोदाड़ो से। उसके पश्चात कहां से प्राप्त हुई है सेकंड नंबर पे? तो अपन ने क्या बोला है कि हड़प्पा से। तो सर्वाधिक मोहर कहां से मिली आपको? मोहनजोदाड़ो। और सेकंड चीज हड़प्पा से। चीजें क्लियर है सभी को भाई? नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं अपन कि यहाँ पे अपने को जो मुद्राएं मिल रही है, तो यहाँ पे भाई किसी पशु की आकृति देखी जाती थी यानी, तो अपन ने क्या बोला है कि मोहर पर पशु आकृति, पशु आकृति, पशु आकृति सर्वाधिक एक संगी पशु या एक सिंग वाले पशु की देखने को मिलती है। तो मोहर पर पशु आकृति तो देखने को मिलती है, लेकिन किस पशु की? तो अपन ने क्या बोला है कि एक संगी पशु। किसकी भाई? एक संगी पशु की। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो भी चर्चा अपन ने करते हैं कि मोहर की जो भी अपन ने बातचीत करी है, तो ये मोहर से ही क्या लेन देन होता था? तो अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर का प्रयोग कम देखने को मिलता है, और साथ ही यहां पे अपन ने क्या बोला है कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली भी अपन क्या देखते हैं भाई? प्रचलित थी। छापो भाई इसको फटाफट। तो पशु आकृति में अपन ने क्या देख लिया है? एक संगी पशु। और सर्वाधिक मोहर कहां से मिल रही है आपको? तो कहां से देखा अपन ने? मोहनजोदाड़ो से। छाप लो भाई फटाफट इसको। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि मोहर के बारे में चर्चा करी है अपन ने। तो यहां से मोहर कैसी मिलती है? तो चौकोर और वर्गाकार। मोहर का निर्माण कैसे होगा? तो सेलखेड़ी या चूना पत्थर या फिर तांबे से। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि सर्वाधिक मोहर या मुद्रा कहां से मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से, और उसके पश्चात हड़प्पा से। मोहर पर किस पशु की आकृति सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो एक संगी पशु की। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि मोहर का प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम था, और साथ ही साथ अपन ने क्या बोला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी। छापो भाई इसे फटाफट, फिर आगे बढ़े अपन। चलो भाई क्लियर सभी को? तो आज भी अपन ने सफिशिएंट देख ली है सारी चीजें। कौन कौन सी देखी है एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे अपन ने आज सामाजिक स्थिति के बारे में जाना था। फैक्ट डायरेक्ट कौन कौन सा आएंगे मैं बता देता हूँ। पहली चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो फर्स्ट पॉइंट मात्र सत्तात्मक, ये पहला क्वेश्चन बन गया। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो लोथल से, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन के शतरंज के बोर्ड की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो लोथल से हुई है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग किया, चौथा क्वेश्चन, तो पाशा और शतरंज और शिकार। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो इस काल में तीनों पद्धति प्रचलित थी। कौन कौन सी? पूर्ण समाधान, आंशिक और दाह संस्कार। सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलन में कौन सी पद्धति थी? तो भी पूर्ण समाधान पद्धति है। पांचवा क्वेश्चन हो गया आपका। उसी प्रकार फिर अपन ने क्या देखा है कि हड़प्पा से प्रसाधन बॉक्स की प्राप्ति हुई है, छठा क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज आभूषण प्रिय था क्या? तो भाई था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा अगला
कि यहाँ पे कब्रिस्तान R37 की प्राप्ति कहां से हुई है, तो हड़प्पा से। कब्रिस्तान एज की प्राप्ति कहां से हुई है, तो हड़प्पा से। कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये जरूर आएगा कि मोहनजोदाड़ो से भी कब्रिस्तान की प्राप्ति हमें हुई है, लेकिन यहां से अपन ने क्या बोला है कि नहीं प्राप्त हुई है, गलत करके मत आना। क्लियर सभी को। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि लिपस्टिक के साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं, तो अपन ने क्या बोला, चौहनड़ों से। तो 10-12 क्वेश्चन तो यही बन गए सीधे सीधे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि बृहद स्नानागार की प्राप्ति कहां से हुई है, तो मोहनजोदाड़ो से। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि इस काल में कौन सी देवी, तो मातृ देवी की पद्धति प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि योगी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदाड़ो से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि योगी की मूर्ति की तुलना पशुपात शिव से किसने की है, तो जॉन मार्शल के द्वारा। क्लियर सभी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष का पूजन किया जाता था, तो भाई पीपल वृक्ष का। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि स्वास्थ्य पूजन के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं, तो अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिपि से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की खोज कब हुई, तो 1853 में। प्रकाशित कब करा, 1923 में। फिर बोलेंगे भाई सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी, तो अपन ने क्या बोला है कि भाव चित्रात्मक लिपि। फिर पूछेंगे भाव चित्रात्मक लिपि को लिखा कैसे जाता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या अन्य में से कोई नहीं, तो कैसे भाई, बाएं से दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इस लिपि में अक्षरों की कुल संख्या कितनी देखी जाती है, तो 64। क्लियर। फिर अंग्रेजी के किस शब्द का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलता है, तो भाई यू अक्षर का। क्लियर है। और यहाँ पे किस पशु की आकृति सर्वाधिक, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, मछली की आकृति। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने क्या बोला है कि विश्व की प्राचीनतम लिपि कौन सी है, तो कौन सी लिपि है भाई, क्यूनिफॉर्म, जो किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो सुमेरियन लोगों के द्वारा। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि सुमेरियन लिपि की तुलना सिंधु लिपि से किसने की है, तो भाई ये नाम याद रखना, वेडल महोदय। क्लियर सभी को। उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि से किसने करी है, तो प्राणनाथ राव। उसी प्रकार संस्कृत भाषा से तुलना किसने करी है, तो स्मिथ महोदय के द्वारा। और यहाँ पे सबसे बड़ा अभिलेख कहां से प्राप्त होता है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई धोलावीरा से प्राप्त होता है, जिसमें अक्षरों की संख्या कितनी है भाई, 26। क्लियर सभी को। फिर यहाँ पे मोहर का प्रचलन था या नहीं, तो अपन ने बोला है कि मोहर अपने को चौकोर भी मिलती थी और वर्गाकार भी, लेकिन सर्वाधिक कौन सी मिलती थी, तो यहाँ पे सर्वाधिक ऐड कर लेना भाई कि सर्वाधिक वर्गाकार मुद्रा थी। सर्वाधिक वर्गाकार मुद्रा का प्रचलन था। क्लियर सभी को। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे जो मोहर निर्माण होती थी वो किससे होती थी, तो एक सेलखेड़ी और तांबे से। सर्वाधिक मोहर कहां से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदाड़ो और उसके बाद हड़प्पा से। मोहर पर किस पशु की आकृति सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो एक श्रृंगी पशु की। उसी प्रकार मोहर का प्रयोग कम होता था और साथ ही साथ अपन ने क्या बोला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी। क्लियर भाई सभी को। तो आज का कार्यक्रम भाई यही निपटाते हैं। क्लियर भाई। बहुत मेहनत लगती है, कमेंट करना कि जो भी आपको चीजें और लगता है कि सर इसमें और चीज कमी है, तो हमें बताना कमेंट के माध्यम से। क्लियर है सभी को। चैनल को भाई लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो भाई, धन्यवाद आज के लिए।